हेलो बच्चों। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, धातुओं की उपस्थिति और क्या बेटा, निष्कर्षण। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्रकृति में जो धातुएं होती है ना बेटा, ये या तो वो तत्व के रूप में होती है या यौगिक के रूप में। बेटा उनको क्या बोलते हैं बेटा, खनिज बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति में धातुएं तत्व या यौगिक के रूप में उपस्थित होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, खनिज। ऐसे खनिज जिनसे अपन धातु प्राप्त करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आसानी से और कम लागत में। ऐसे खनिज को क्या बोलते हैं बच्चों, अयस्क। तो अयस्क क्या हुआ बच्चों, वे खनिज जिससे कोई भी धातु आसानी से और कम लागत से निकाली जाती है, ऐसे खनिज को क्या बोलते हैं बच्चों, अयस्क बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जितने भी अयस्क है वो सब खनिज है, लेकिन सारे खनिज क्या नहीं है, अयस्क नहीं है। क्योंकि सभी खनिज से आप धातु आसानी से और कम लागत से प्राप्त नहीं कर सकते हो बच्चों। अब देखो बच्चों, मेरी बात सुनिए। प्रकृति से आप जो खनिज प्राप्त कर रहे हो बेटा, उस खनिज के साथ बहुत सारी क्या होती है बेटा, अशुद्धियां होती है। किस रूप में, जैसे मिट्टी के रूप में, रेत के रूप में। तो बच्चों इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं बच्चों, गेंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, गेंग। तो सबसे पहले इस खनिज से इस गेंग को हटाया जाता है, इसको बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो बेटा क्या बोला बच्चों, खनिज या अयस्क से किसको बेटा, अशुद्धियां जैसे मिट्टी और रेत, इन अशुद्धियों को क्या बोला बेटा, गेंग। गेंग को हटाना, यानी खनिज से गेंग को हटाना क्या कहलाता है बेटा, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये अपने सारे क्या है बेटा, धातुएं हैं बच्चों। ठीक है ना। ये धातुएं ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि किस रूप में मिलती है प्रकृति में, तो अधिकांश धातुएं ध्यान रखना बेटा ऑक्साइड के रूप में मिलती है। कैसे, जैसे पोटेशियम है तो प्रकृति में पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में मिलता है। सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड के रूप में मिलता है। तो प्रकृति में ये जो धातुएं हैं, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड रूप में मिलती है। तो क्वेश्चन ये आ गया कि ऑक्साइड रूप में क्यों पाई जाती है। उसके दो कारण है बच्चों। एक तो प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है बेटा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, ऑक्सीजन क्या है बच्चों, एक क्रियाशील गैस है। तो ये ऑक्सीजन इन धातुओं से क्या कर लेती है बेटा, क्रिया कर लेती है। इसीलिए अधिकांश धातुएं कौन से रूप में मिलती है बच्चों, ऑक्साइड के रूप में मिलती है बेटा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो भी धातुएं हैं ना बेटा, इन धातुओं को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। जितने भी अयस्क है बेटा, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए बच्चों, ये अपनी सक्रियता श्रेणी है, सबको पता ही है बच्चों। ठीक है ना बेटा। तो मैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अत्यधिक क्रियाशील होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है बेटा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये जो जिंक, आयरन और लेड है ना बच्चों, जील याद रखना, जिंक, आयरन और क्या बच्चों, लेड। ये जो धातुएं हैं बेटा, ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं बेटा। यानी अधिक सक्रिय भी नहीं होती है और कम सक्रिय भी नहीं होती है। ये नीचे वाली जो धातुएं हैं बेटा, पांचों, ये है बच्चों अपने क्या बेटा, निम्न क्रियाशील धातुएं। तो आप बीच वाली का ध्यान रखना बच्चों, बीच वाली की शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जील, जेड जिंक, आयरन और क्या बच्चों, लेड। ये मध्यम क्रियाशील है। इसके ऊपर की पांच धातुएं उच्च क्रियाशील है। इसके नीचे की पांच धातुएं क्या है बच्चों, निम्न क्रियाशील धातुएं बेटा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको आना चाहिए बेटा। ये एक फ्लो चार्ट किताब में दे रखा है बच्चों, इसको एक एक टॉपिक लेकर के अपन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, किताब ये कह रही है, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं निम्न क्रियाशील। निम्न क्रियाशील धातुएं कौन सी बताई थी बच्चों, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो मैंने ये पांचों धातुएं ले ली बच्चों। किताब ये कह रही कि ये जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, ये आपको मुक्त अवस्था में भी मिल सकती है। तो क्वेश्चन आता रहता है बेटा, ऐसी धातुएं बताए जो मुक्त अवस्था में मिलती है। तो आप क्या लिखोगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और क्या बच्चों, प्लेटिनम। लेकिन किताब ये भी कह रही है कि यार ये जो तांबा और चांदी है, यानी कॉपर है और ये क्या बेटा, चांदी है, इवन मरकरी, ये मुक्त अवस्था में तो मिलती है, साथ में ध्यान रखना बच्चों, यौगिक अवस्था में भी मिलती है बेटा। ठीक है ना। तो ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में भी क्या होती है बेटा, पाई जाती है बच्चों। तो किताब में ये दे रखा है बेटा कि जैसे मान लीजिए कॉपर और मरकरी का दे रखा है, कॉपर और मरकरी ध्यान रखना बच्चों, सल्फाइड रूप में मिलते हैं बेटा। कौन से रूप में मिलते हैं, सल्फाइड रूप में। कैसे, जैसे मैंने कहा कि यार मरकरी है तो मरकरी सल्फाइड रूप में यानी HgS रूप में मिलता है। कॉपर है तो कॉपर भी किस रूप में मिलता है बच्चों, सल्फाइड के रूप में मिलता है बेटा। ठीक है ना। तो ये सल्फाइड रूप में मिलते हैं। अब यार बच्चों मुझे बताओ, ये एक अयस्क है, इस अयस्क से मुझे मरकरी प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है बेटा, मरकरी। यानी ये जो सल्फाइड है, इस सल्फाइड से मुझे मरकरी प्राप्त करनी है। तो किताब ये कहती है कि पहले इस सल्फाइड को किस में चेंज करो बच्चों, ऑक्साइड में। पहले इस सल्फाइड को किस में चेंज करो, ऑक्साइड में। देखिए आप ये फ्लो चार्ट देखिए, निम्न क्रियाशील धातु है,
बताओ किस रूप में मिलती है बच्चों? सल्फाइड। तो किताब ये कहती है कि इस सल्फाइड को पहले किस में चेंज करना बेटा? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में चेंज करने की जो क्रिया होती है बच्चों, उसको बोलते हैं बेटा भर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों? भर्जन बोलते हैं बेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सल्फाइड है ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, ये किस क्रिया द्वारा हो रहा है बच्चों? भर्जन द्वारा। एक्चुअली भर्जन वो क्रिया है जिसमें धातु सल्फाइड किस में परिवर्तित होता है बेटा? धातु सल्फाइड ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित होता है बच्चों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, ठीक है ना। फिर इस ऑक्साइड का क्या किया जाता है बच्चों? अपचयन किया जाता है। और अपचयन करके क्या प्राप्त की जाती है बच्चों? धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है ना बेटा। तो समझिए बच्चों कि कैसे क्या प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने सल्फाइड है, बताओ इस सल्फाइड को किसमें चेंज करना है बच्चों? ऑक्साइड में। तो बेटा आपको इस सल्फाइड का भर्जन किया जाता है। भर्जन मैंने क्या कहा था? वह क्रिया है जिसमें धातु सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है और इसको गर्म किया जाता है बच्चों। गर्म करने पर ये Hg ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है बच्चों? HgO। और सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेता है? सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों? इस क्रिया को तो अपन ने नाम दिया भर्जन, ठीक है ना। इस क्रिया द्वारा आपको क्या प्राप्त हो गया बच्चों? ऑक्साइड। अब भाई इस ऑक्साइड का क्या किया जाता है बच्चों? अपचयन किया जाता है। इस ऑक्साइड का करेंगे अपचयन, यानी जो HgO है इसका अपचयन, केवल इसको गर्म किया जाता है बच्चों। गर्म करने पर Hg अलग और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, ठीक है ना। फिर इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। इस तरह से आपने HgS से क्या प्राप्त कर लिया? Hg यानी मरकरी प्राप्त कर लिया बच्चों, ठीक है ना। एक चीज रखना बच्चों, HgS को किताब ने नाम दिया सिनेबार। तो देखो वापस देखिए, सबसे पहले सिनेबार को वायु में गर्म किया जाता है। देखो ये वायु क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म। गर्म करने पर ध्यान रखना ये किस में चेंज हो गया? HgO में। देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को देखिए आप, मर्करिक ऑक्साइड को वापस गर्म किया जाता है। ये देखो वापस गर्म कर रहा हूं और क्या प्राप्त हो गया बच्चों? पारा। पारा यानी मरकरी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों? मरकरी। इस तरह से मरकरी प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से तांबे का देखिए बच्चों, तांबे की भी क्रिया दे रखी है बेटा। तांबे का कैसे क्या प्राप्त किया जाता है? इधर देखिए, जैसे मान लीजिए Cu2S है भाई, सबसे पहले सल्फाइड, सल्फाइड को किसमें चेंज करेंगे? ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। बोलो क्या बन जाएगा? Cu2O और प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा बेटा। सेल ये जो Cu2O है, ये Cu2O वापस क्या करता है बच्चों? Cu2S से क्रिया कर लेता है। ये सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या मिल जाता है बच्चों आपको? कॉपर। तो इस तरह से तांबे का निष्कर्षण किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो सल्फाइड को गर्म करेंगे, पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर ये जो ऑक्साइड बनाना, ये वापस इस सल्फाइड से क्रिया करके क्या मिल जाता है बच्चों? धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से तांबे का निष्कर्षण दे रखा है बेटा। तो किताब में ये दोनों चीजें दे रखी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिनेबार क्या होता है? जो मरकरी है ना, यानी पारा है, उस पारे के अयस्क का नाम है बेटा सिनेबार। फॉर्मूला याद रखना बेटा, HgS। अब देखिए बच्चों, मध्य क्रियाशील धातुएं। भाई ये जो मध्य क्रियाशील धातुएं हैं ना, ये धातुएं आपको दो रूप में मिल सकती है। एक तो बेटा ये सल्फाइड रूप में मिलती है। कौन से रूप में? सल्फाइड। एक बेटा ये कार्बोनेट रूप में मिलती है, ठीक है ना बेटा। और एक ऑक्साइड रूप में भी मिलती है। तो मध्य में कौन कौन आती है बच्चों? जिंक, आयरन और लेड। ये देखिए किस रूप में मिलती है बेटा? ये सल्फाइड रूप में भी मिलती है, कार्बोनेट रूप में भी मिलती है, और साथ में ये किस रूप में मिलती है बच्चों? ऑक्साइड। किताब ये कह रही है कि भाई ये जो सल्फाइड है और ये कार्बोनेट है, इन दोनों को चेंज करना जरूरी है। किसके अंदर? ऑक्साइड के अंदर चेंज करना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना, धातु सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में चेंज करना जरूरी है। कार्बोनेट को भी किस में चेंज करना जरूरी है बच्चों? ऑक्साइड में चेंज करना जरूरी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने की क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों? भर्जन। और कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? निस्तापन। क्या बोलते हैं बेटा? निस्तापन, ठीक है ना बेटा। तो ठीक है, ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। तो ये जो ऑक्साइड है बेटा, अब इस ऑक्साइड का क्या कराएंगे बच्चों? आपको पता ही है, ऑक्साइड का कराया जाता है अपचयन। क्या कराया जाता है बच्चों? अपचयन कराया जाता है, ठीक है ना। अपचयन कराएंगे और अपचयन करा करके क्या प्राप्त करेंगे बेटा? धातु, ठीक है ना बेटा। तो अपचयन जो कराया जाता है ना बच्चों, वो कोक की सहायता से, यानी कार्बन की सहायता से या अधिक सक्रिय धातुओं की सहायता से कराया जाता है बच्चों, ठीक है ना। कार्बन लिख देता हूं यहाँ पर, कार्बन की सहायता से कराया जाता है। अब देखिए बच्चों कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि जिंक का निष्कर्षण। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, पहले तो ये जो जिंक है ना, ये जिंक किस किस रूप में मिलता है? जिंक आपको ध्यान रखना बेटा, सल्फाइड के रूप में भी मिलता है। जिंक आपको किस रूप में मिलता है बेटा? कार्बोनेट के रूप में भी मिलता है।
समझ आया ना बच्चों? ये जो जिंक है ना, ये दो रूप में मिलता है, सल्फाइड रूप में भी और क्या बच्चों, कार्बोनेट के रूप में भी। लेकिन मैंने क्या कहा था, अपचयन ऑक्साइड का आसानी से होता है, इसीलिए इस सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले किस में परिवर्तित किया जाता है बच्चों, ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। अब कैसे होता है बच्चों, देखिए जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करना, कौन सी क्रिया, वर्जन। वर्जन में ध्यान रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर भी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। अब देखिए बच्चों, तो वर्जन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्जन किसे कहते हैं। तो वर्जन वह क्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को किसमें चेंज किया जाता है, ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। कैसे, वायु की उपस्थिति में क्या करके बच्चों, गर्म करके। तो याद कर लेना बच्चों, वर्जन वह क्रिया है जिसमें धातु सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसको वायु की उपस्थिति में क्या करके बेटा, गर्म करके। यदि मान लीजिए आप कार्बोनेट को चेंज कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में गर्म करके किया जाता है, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं जोड़नी है बच्चों। ये जिंक कार्बोनेट भी किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में। यानी ये जिंक कार्बोनेट चेंज हो गया किसमें, जिंक ऑक्साइड में। और साथ में एक गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। कुल मिला के इस क्रिया को तो अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, नीचे वाली क्रिया को तो क्या नाम दिया, निस्तापन। और ये जो ऊपर वाली क्रिया है ना बेटा, इसको अपन नाम देते हैं क्या बच्चों, भर्जन नाम देते हैं, ठीक है। अब कुल मिला के अपन ने ऑक्साइड में चेंज कर लिया। अब यार बच्चों, मुझे इस ऑक्साइड से क्या प्राप्त करनी है, धातु। यानी बच्चों अभी मुझे धातु प्राप्त नहीं हुई, ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं। इस ऑक्साइड से मुझे धातु प्राप्त करनी है, तो धातु कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसकी कार्बन से क्रिया कराई जाती है। तो ये कार्बन क्या करता है बच्चों, जिंक को हटा देता है। तो मुझे बताओ क्या मिल गया बेटा, Zn प्लस CO। इस तरह से आपको जिंक प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे बताओ जिंक ऑक्साइड से जिंक मिला, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी को अपन ने, कुछ याद आ रहा हो तो अपन ने नाम दिया था बच्चों, अपचयन। तो बेटा मैंने यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट में यही लिख रखा है, ऑक्साइड का क्या कराया जाता है बच्चों, अपचयन, और क्या प्राप्त की जाती है, धातु प्राप्त की जाती है। तो यहाँ इस तरह से ये धातु प्राप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो जिंक का ये क्या हो गया बच्चों, निष्कर्षण। सबसे पहले क्या कराया, वर्जन, फिर क्या कराया बेटा, कार्बोनेट था तो उसका निस्तापन, ऑक्साइड प्राप्त किया, ऑक्साइड का अपन ने क्या कराया, कार्बन की सहायता से क्या कराया, अपचयन, और ये जिंक प्राप्त की बच्चों, ठीक है ना। एक और किताब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना बेटा बहुत अच्छी तरह से, थर्मेट अभिक्रिया दे रखी है बच्चों। कौन सी अभिक्रिया दे रखी है, थर्मेट अभिक्रिया। यार ये थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, इधर देखिए बच्चों, ये जो लोहा है ना, आयरन, आयरन भी बेटा नेचर में किस रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड, Fe2O3। यदि मैं इस Fe2O3 की क्रिया करा दूं किससे बच्चों, एल्यूमिनियम, यानी इस फेरिक ऑक्साइड की मैं एल्यूमिनियम से क्रिया करा रहा हूं, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से क्रिया करा रहा हूं, तो बच्चों क्या होता है, ये एल्यूमिनियम इस आयरन को हटा देता है बच्चों। मुझे बताओ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, Al2O3, और साथ में क्या मिल जाता है बेटा, आयरन। और बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होती है बच्चों, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इतनी उष्मा उत्पन्न होती है कि ये जो लोहा है ना बेटा, ये भी पिघल जाता है बच्चों, द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को नाम दिया थर्मिट। थर्म, थर्म यानी क्या बेटा, उष्मा, बहुत सारी उष्मा निकलती है। तो फेरिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ जो क्रिया होती है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है बच्चों, उष्मा। और लोहा कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है, गलित, यानी पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। अब एक और चीज देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है। देखो बच्चों, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे की पटरी होती है ना, उन पटरियों को जोड़ना है, तो वहां पर क्या कराएंगे, थर्मिट अभिक्रिया, ताकि वो पटरियों का जो लोहा है पिघल करके, पिघल जाएगा, फिर उसको ठंडा करेंगे तो वापस सॉलिड हो जाएगा और जम जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। तो रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए, या मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं बेटा, उनके पुर्जे है, और उन पुर्जों में क्या आ गई, दरार आ गई, तो उस दरार को ठीक करने के लिए भी कौन सी अभिक्रिया कराई जाती है बच्चों, थर्मिट अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब आता है बच्चों उच्च सक्रियता श्रेणी वाली। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, 3 श्रेणियों में अपन ने इसको विभाजित किया था, कुछ याद आ रहा हो तो, कितनी श्रेणियों में, 3, ठीक है ना बेटा, उच्च सक्रियता श्रेणी, मध्य और निम्न, ठीक है ना बेटा। तो निम्न अपन ने पढ़ लिया, मध्यम अपन ने पढ़ लिया। मध्यम में मैंने आपको कार्बोनेट और सल्फाइड बताया था। मैंने कहा कार्बोनेट का निस्तापन कराएंगे, सल्फाइड का वर्जन, क्या प्राप्त करेंगे, धातु ऑक्साइड, फिर उसका अपचयन कराया और धातु प्राप्त कर लिया अपन ने, ठीक है ना। अब उच्च क्रियाशील वाली धातुएं प्राप्त कर रहे हैं। तो भाई उच्च क्रियाशील वाली धातुएं कैसे क्या प्राप्त करते हैं वो देखिए। उच्च क्रियाशील में कौन कौन आती है बेटा, टॉप 5, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। किताब ये कह रही कि ये धातुएं कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना बच्चों, मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती है,
ओनली निम्न क्रियाशील धातुएं, मैंने आपको कहा था बच्चों केवल ये वाली धातुएं जो है निम्न क्रियाशील धातुएं, ये आपको मुक्त अवस्था में मिल सकती है बच्चों। बाकी उच्च क्रियाशील और मध्य क्रियाशील धातुएं कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है बेटा। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक क्या है बच्चों, सक्रिय है। ठीक है ना बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों ये जो नीचे वाली ऊपर वाली जो धातुएं हैं कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलती बच्चों। जैसे किताब ये कह रही है कि ये दो रूप में मिलते हैं बच्चों। एक तो बेटा कौन से रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा। और एक ध्यान रखना बच्चों, ये किस रूप में मिलते हैं, क्लोराइड। क्या बेटा, क्लोराइड रूप में, है ना बच्चों। दो रूप में पाए जाते हैं बच्चों, एक तो ऑक्साइड और एक क्या बेटा, क्लोराइड। ठीक है ना बेटा। तो भाई ध्यान रखना बच्चों, इनका मुझे दोनों का, जैसे मान लीजिए मैंने कहा Na, सोडियम ऑक्साइड रूप में भी मिलता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में भी मिलता है। भाई मुझे इनसे क्या प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है। तो इसका ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा या इसका क्लोरीन हटाना पड़ेगा। किसी भी धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। यानी बच्चा लोगों इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। और अपचयन ध्यान रखना बेटा किससे करते हैं बच्चों, विद्युत धारा पास करके। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन या विद्युत अपचयन भी कह सकते हैं। और विद्युत अपचयन करके क्या प्राप्त कर लोगे बच्चों, आप धातु प्राप्त कर लोगे बेटा। ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों। अब यार कैसे क्या प्राप्त किया जाता है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके NaCl का दे रखा है, तो भाई यहाँ पर पिघली हुई अवस्था में आप क्या ले लीजिए बच्चों, ध्यान रखना पिघली हुई अवस्था में आपको क्या करना बच्चों, NaCl लेना, पिघला हुआ लेना। क्योंकि आपको पता है ठोस अवस्था में ध्यान रखना विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इस NaCl को पिघला देते हैं बच्चों। पिघला देंगे तो बच्चों आयंस मुक्त हो गए, Na प्लस और Cl माइनस आयन मुक्त हो गए बच्चों। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोड्स और बैटरी लगा देते हैं। ये लो बैटरी लगा दी साहब। अब आपको पता है प्लस की तरफ जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और माइनस की तरफ जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब आपको पता है बच्चों Na प्लस, प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ। तो बच्चों Na प्लस ध्यान रखना बच्चों किधर जाता है, कैथोड की तरफ जाता है बच्चों, कैथोड की तरफ। और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें चेंज हो जाता है, Na में। ये Na ध्यान रखना इसकी सरफेस पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से आपने सोडियम प्राप्त कर लिया। अब क्लोराइड का क्या होगा बच्चों, ये जो क्लोराइड है बेटा ये किधर की तरफ जाता है बच्चों, एनोड की तरफ जाता है। और क्लोराइड ध्यान रखना किसमें चेंज हो जाता है, Cl में, और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो Cl माइनस किसमें चेंज हो गया, Cl में चेंज हो गया। लेकिन Cl इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, ये क्लोरीन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 क्लोराइड आयन जाएंगे बेटा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप सोडियम क्या कर देते हैं बेटा, प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। तो किताब में क्या दे रखा है, पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो जो धनावेशित धातु है, धातु के ऊपर धनावेश होता है, वो किधर की तरफ जाती है, कैथोड। और कैथोड के ऊपर जाकर के क्या हो जाती है बच्चों, जमा हो जाती है। ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने सोडियम क्लोराइड का आपको दे रखा बेटा। तो इस तरह से उच्च सक्रियता श्रेणी वाली धातुओं से अपन क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं बेटा। ठीक है ना। अब आगे का टॉपिक देखिए बच्चों। बाद अपने टॉपिक क्या दे रखा बेटा, धातुओं का शोधन या क्या बोलते हैं बेटा, परिष्करण। एक्चुअली में ये जो अपने विभिन्न विधियों द्वारा जो धातु प्राप्त की ना बेटा, वो धातु इतनी शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है बेटा। तो धातुओं में से जो अशुद्धियां रह गई बेटा, ठीक है ना बेटा, तो उन अशुद्धियों को हटाना किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है बेटा, परिष्करण द्वारा। अब परिष्करण या शोधन करेंगे कैसे बच्चों, तो यहाँ पर एक किताब में एक डायग्राम दे रखा बच्चों, देखिए आप यहाँ पर आपको तांबे का विद्युत अपघटनी क्या दे रखा बेटा, परिष्करण। आपको क्या करना बच्चों, जिस धातु का परिष्करण करना हो बेटा उसका आप बनाओगे एनोड। तो एनोड, ये जो एनोड बना हुआ ना बेटा, ये अशुद्ध धातु से बना हुआ, यानी इस धातु के अंदर क्या है बेटा, अशुद्धियां हैं। ठीक है ना बेटा। इसमें एक ले रखा बच्चों कैथोड। ये जो कैथोड बना हुआ है ना बेटा, ये शुद्ध धातु का बना हुआ है। जैसे आप मान लीजिए तांबे का परिष्करण कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पर अशुद्ध तांबा ले लिया और यहाँ पर शुद्ध तांबे की रोड ले ली बच्चों, और इसको अपन बैटरी से जोड़ देते हैं। आपको पता है जो प्लस से जुड़ा रहता है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव से जुड़ा रहता है बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड बोलते हैं। तो पहली चीज ये एग्जाम में आता रहता है, एनोड किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का। और कैथोड किसका बना होता है, तो बच्चों ध्यान रखना शुद्ध धातु का बना होता है बेटा। शुद्ध धातु की एक पतली सी परत ले लेते हैं बेटा। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक विलियन डालते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर एक विलियन भरा हुआ है। ठीक है ना बेटा। तो ये जो विलियन है बेटा, ये क्या होता है, धातु का लवण विलियन होता है। जैसे मान लीजिए आप कॉपर का कर रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलियन ले लेते हैं। किसका विलियन ले लेते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट का विलियन। तो वापस देखिए बच्चों, एनोड किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का। कैथोड किसका बना होता है, शुद्ध धातु का।
और यहाँ पर डाल देते हैं बेटा धातु का लवण विलयन। क्या डाल देते हैं बेटा? लवण विलयन, जो किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य का, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही कुंजी को क्लोज करेंगे, क्या होगा बेटा कि इस एनोड से, ये जो एनोड है ना बेटा, ध्यान से देखिए, इस एनोड से जैसे मान लीजिए तांबे का परिष्करण कर रहे हो, तो इस एनोड से शुद्ध धातु निकलती है, यानी शुद्ध तांबा निकलता है। और ये तांबा विलयन द्वारा होता हुआ किसके ऊपर चला जाता है बच्चों? कैथोड के ऊपर। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां से तांबा निकल निकल करके इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा बच्चों। तो मुझे बताओ, ये जो कैथोड वाली परत है, ये क्या हो जाएगी बच्चों? मोटी हो जाएगी। और ये जो परत है बेटा एनोड, ये जो एनोड बनाया ना बेटा, वो एनोड धीरे धीरे क्या होगा बेटा? पतला होता जाएगा। यहाँ से धातु निकल करके यहाँ आ रही बेटा, क्योंकि आपको पता है धातु के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और प्लस वाली हमेशा किधर जाती है बेटा? माइनस की तरफ, यानी कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी। ठीक है ना? अब यार इसमें जो अशुद्धियां थी वो क्या, उनका क्या हुआ? देखो बच्चों, जो अशुद्धियां विलय थी वो तो इस विलयन में घुल गई, लेकिन कुछ अशुद्धियां क्या होती है बेटा? अविलय होती है, वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है। यानी जो अशुद्धियां अविलय है ना बेटा, वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है। इन अशुद्धियों को क्या बोलते हैं बेटा? एनोड पंख। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनोड पंख क्या होता है? तो एनोड पंख क्या होता है बेटा? जब आप विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हो, तो एनोड के नीचे अविलय अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनोड पंख। तो इधर देखिए बच्चों, क्या दे रखा है? विद्युत अपघटन में जैसे ही क्या प्रवाहित करते हैं बेटा? धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एनोड से शुद्ध धातु, यानी इस एनोड से शुद्ध धातु किधर की तरफ जाएगी बताओ? इस एनोड से पहले शुद्ध धातु इस विलयन में घुल जाती है, और विलयन द्वारा, ध्यान रखना बेटा, ये जो शुद्ध धातु है ये कहां पर डिपॉजिट हो जाती है बेटा? कैथोड। कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, यानी उसके ऊपर जमा हो जाती है। जो अशुद्धियां विलय होती है वो तो विलयन में चली जाती है बच्चों, और जो अशुद्धियां क्या होती है बेटा? अविलय, वो एनोड के नीचे क्या हो जाती है बच्चों? जमा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं बेटा। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन यही आता है बेटा, तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण लिखे, डायग्राम अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। ठीक है ना? तो ये धातुओं से रिलेटेड अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखो बच्चों, ये संक्षारण, ये पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, वो का वही टॉपिक है। ठीक है ना बेटा? तो आपको पता है, जैसे ही धातु वायु के, अम्ल के, ठीक है ना बेटा, इनके संपर्क में आती है ना बेटा, तो जो धातु की सतह है वो संसारित हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? संक्षारण बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? जैसे अपन ने पढ़ा था बेटा पहले चैप्टर में, लोहे का जंग लगना, या जो चांदी है, चांदी धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों? काली हो जाती है। या तांबा जो है बेटा, वो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो ये उनके पहले अपन ने पढ़ रखे बेटा फर्स्ट चैप्टर में। अब एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, लोहे की जंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बच्चों ध्यान रखना बेटा, लोहे में जंग तभी लगेगी जब जल भी होगा और साथ में क्या होगी? ऑक्सीजन, दोनों होने पर, यानी नमी युक्त हवा होने पर। नमी यानी H2O, हवा यानी क्या बेटा? O2। तो दोनों चीजें होगी तो ही लोहे पर क्या लगेगी बच्चों? जंग लगेगी, बाकी जो लोहे पे जंग नहीं लगेगी। यदि लोहे को केवल पानी दो, यानी वाटर के संपर्क में रखो, या लोहे को केवल हवा के संपर्क में रखो, तो जंग नहीं लगेगी। दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हो बच्चों, सबसे ज्यादा जो जंग लगती है लोहे पे, वो कौन से सीजन में लगती है? कौन से मौसम में लगती है बच्चों? वर्षा वाले मौसम में लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय हवा के अंदर बहुत सारी क्या होती है बच्चों? नमी होती है बेटा। ठीक है ना? अब यार लोहे पर जंग ना लगे, उसके लिए क्या करोगे? तो बेटा उसके लिए अपन या तो पेंट कर सकते हो, या लोहे के ऊपर तेल लगा सकते हो, या ग्रीस लगा सकते हो बेटा। ठीक है ना? यसद लेपन, मैंने कहा था बेटा, लोहे पर किसकी परत लगा देना? जिंक। जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा देना, इसको बोलते हैं यसद लेपन, या इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैल्वेनाइजेशन। तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा। एक मैंने आपको चांदी का बताया था, सिल्वर का। सिल्वर ध्यान रखना बच्चों, किससे क्रिया कर लेता है? सल्फर वाली गैसेज से क्रिया कर लेता है, और क्या बनाता है? Ag2S। ध्यान रखना, इसका रंग क्या हो जाता है बेटा? काला हो जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो चांदी होती है ना, वो सल्फर गैसों से क्रिया करके क्या हो जाती है बेटा? काली हो जाती है। और तांबा, तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। तो तांबा ध्यान रखना किससे क्रिया करता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से, और एक बेटा नमी युक्त हवा। नमी युक्त हवा का मतलब H2O+O2, ये चीजें मिलेगी तो तांबे का संक्षारण होगा। और तांबे के ऊपर ध्यान रखना, हरे रंग की परत बन जाती है। किसकी बन जाती है बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। किसकी बन जाती है बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है बच्चों। ठीक है? तो ये हुआ बेटा अपना संक्षारण। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है बेटा मिश्र धातु। यार बच्चों, मिश्र धातु क्या होती है बेटा? कभी आपने काश्य पदक सुना होगा बेटा? काश्य पदक, भाई काश्य पदक किसका बना होता है बच्चों? कॉपर और किसका? टिन का बना होता है। ठीक है ना? तो ये मिश्र धातु है, जब दो या दो से अधिक धातुएं या धातु के साथ अधातु का बेटा सहजातीय मिश्रण बनता है बेटा। तो देखिए क्या दे रखा बेटा डेफिनेशन, मिश्र धातु दो या दो से अधिक या तो धातु होती है बेटा,
या धातु के साथ क्या हो सकती है बेटा, अधातु, उसके सहजातीय मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र धातु बोलते हैं। यार भाई मिश्र धातु बनाते क्यों है, प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, ठीक है ना बेटा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके गुण जो होते हैं, उन गुणों में परिवर्तन करने के लिए। जैसे मान लीजिए इधर देखिए बच्चों, एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल स्टील का देखिए बेटा, इस्पात, स्टील है ना बच्चों। आपको पता है बच्चों, लोहा जो होता है, शुद्ध लोहा, वो बेटा इतना कठोर नहीं होता, थोड़ा नरम होता है। तो उसमें कठोरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लोहे के साथ क्या मिला देते हैं, कार्बन, कितना, 0.05% क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। तो क्या बन गया बच्चों, स्टील। और स्टील बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, कठोर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, घर पर आपने देखा होगा बेटा, स्टील के बहुत सारे बर्तन होते हैं बेटा, वो वास्तव में स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं बच्चों, एक्चुअली में देखो बेटा, इस स्टील में जंग लग सकती है, लेकिन जो घर पर बर्तन होते हैं ना बेटा, स्टेनलेस स्टील के, उनमें जंग नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बच्चों, लोहे के साथ, ध्यान रखना बेटा, कार्बन तो होता ही है, साथ में उसमें और चीजें भी मिला देते हैं, क्रोमियम और निकल मिला देते हैं, जिससे उसके अंदर क्या नहीं लगती बेटा, जंग नहीं लगती बेटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेनलेस स्टील। एक और देखिए बच्चों, सोना, प्योर सोना जो होता है ना बेटा, प्योर सोना नरम होता है बेटा, कठोर नहीं होता है। तो उसकी थोड़ा कठोरता प्रदान करने के लिए ध्यान रखना बेटा, उसके अंदर क्या मिलाई जाती है बेटा, चांदी या तांबा मिलाया जाता है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये सोने की मिश्र धातु होगी। स्टेनलेस स्टील का मैंने बता ही दिया, लोहे के साथ क्रोमियम और क्या मिलाते हैं बेटा, निकल, ताकि इसमें क्या नहीं लगती बच्चों, जंग नहीं लगती बेटा, ठीक है ना। एक बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोल्डर। यार सोल्डर कभी आपने वॉच किया होगा बेटा, जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो विद्युत वायर को जो जोड़ने के लिए जो आप बेटा यूज करते हो ना बेटा, मिश्र धातु, उसका नाम क्या है बच्चों, सोल्डर। ये सोल्डर दो चीजों का बना होता है, टिन और लेड का बना होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत तारों को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, वेल्डिंग का मतलब जोड़ने के लिए किया जाता है बेटा, किसका उपयोग, सोल्डर का, ठीक है। नेक्स्ट, अमलगम। अमलगम में ध्यान रखना बच्चों, पारे के साथ कोई अन्य धातु मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है ना बेटा। कांस्य मैंने पहले ही बता दिया, कॉपर के साथ टिन, और पीतल, घर पर पीतल के बर्तन मिल जाएंगे बच्चों, कॉपर के साथ क्या मिला देते हैं बच्चों, जंग। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो कॉपर है ना बेटा, उसकी सुचालकता ज्यादा होती है, तो सुचालकता को कम करने के लिए कॉपर के साथ इन धातुओं को क्या किया जाता है बेटा, मिलाया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा अपना कौन सा टॉपिक हो गया बेटा, मिश्र धातु। इसके बाद नेक्स्ट नया चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।